मैं अरविंद सर, आप सबको पता ही। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट सेल के अंदर फूड सब्सटेंसेस को या किसी दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज की जाती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को हम धीरे धीरे अपने एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आज हम यही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे अच्छे से ये बात पता है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे जो कि 35 और 40 मिनट्स का या उससे कम समय का हो सकता है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच इट इज a process in which food substances or organic compound break down to release एनर्जी। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, जो हमें बताती है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पहुंचता है, तो उसको ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के ओवरऑल इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये पता होनी चाहिए, है तो बहुत आसान भी, लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। याद रखिएगा, जैसे कि ये एक कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 6CO2, वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 6H2O प्लस एनर्जी। ये इसकी एक ओवरऑल इक्वेशन। लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किस तरह के चेंजेस होते हैं फूड सब्सटेंस के साथ या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो बेसिकली हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये समझाने के लिए है इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसका जो सबसे फर्स्ट इवेंट होता है, इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो फर्स्ट इवेंट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि जो भी फूड सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां से हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं।
So removal of hydrogen from food और फ्यूल, हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एनर्जी सोर्स से, वो फूड होगा या फ्यूल होगा, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। हालांकि जब हम फूड या फ्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिमूवल ऑफ फूड और फ्यूल। Removal of hydrogen from food or fuel is called dehydrogenation. Dehydrogenation. लेकिन अगर हम कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। Respiration is a oxidative process. It means कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। During this process, tremendous amount of energy released, and released energy again stored in the form of ATP. दूसरा, यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहां से या यहां से, this removed hydrogen picked up by an appropriate acceptor. तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है या नेक्स्ट इवेंट होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन इस एनर्जी सोर्स से, इस एनर्जी सोर्स से या इस एनर्जी सोर्स से रिमूव हुआ, उसको कोई एप्रोप्रिएट एक्सेप्टर पिक करेगा। इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जो हाइड्रोजन फूड सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिमूव हुआ है, इट इज पिक्ड अप बाय द ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। तो इसका जो दूसरा इवेंट होता है, इसे हम कहते हैं, इसमें होता है रिमूव्ड हाइड्रोजन। रिमूव्ड हाइड्रोजन picked up by oxygen to form water। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इवेंट्स आपको समझ में। तीसरा इवेंट जो होता है, अब मैंने कहा कि जो फर्स्ट इवेंट में एनर्जी सोर्स से, जो कि फूड होगा, फ्यूल होगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी, stored in the form of ATP and large part of it escape in the form of heat। तो थर्ड इवेंट जो होता है रेस्पिरेशन का, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? सम एनर्जी stored in the form of ATP and
most of the energy escape in the form of heat energy। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये तीन इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं रेस्पायरेशन के प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, सेल्स के अंदर होता है। इस प्रोसेस में फूड सब्सटेंसेस को या किसी भी दूसरे एनर्जी सोर्स को जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस सब्सटेंस को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज की जाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। इसलिए हम एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और फिर से एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि हम कुछ भी करें, चाहे हम सो ही क्यों ना रहे हों, उस समय भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी खर्च होती है हमारे बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारी एक्टिविटीज में, ये एनर्जी रेस्पायरेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन को, हम ब्रॉडली देखते हैं कि ये दो तरह का होता है। एक उसमें से एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, दूसरा एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। अभी हम बात करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन के डिफरेंसेस लिखने होते हैं। बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन की, फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन की। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें हमारे दिमाग में आता है, एरोबिक रेस्पायरेशन occurs in unicellular and multicellular organism। एरोबिक रेस्पायरेशन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है। जैसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हम एरोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल होते हैं वो भी एरोबिक रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, सिंगल सेल ही होंगे, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पायरेशन occurs in unicellular and multicellular organisms। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज, it means aerobic respiration occurs only in the presence of oxygen। एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही पॉसिबल। दूसरी चीज, एरोबिक रेस्पायरेशन कंप्लीटेड into two steps। जो टू स्टेप्स हैं ये सिक्वेंशनल है, इनके ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, इसे कहते हैं, फर्स्ट स्टेप occurs
in cytoplasm. पहला स्टेप जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का वो साइटोप्लाज्म में होगा और इसे हम कहते हैं occurs in cytoplasm called glycolysis. Glycolysis. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, occurs in mitochondria. Occurs in mitochondria called Krebs cycle. ओके स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा एग्जाम में वही व्हाट इज द साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। end product of aerobic respiration, end products are एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में हमें जो मिलता है वो CO2 होगा, H2O होगा एंड एनर्जी, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। So these are the few points about the aerobic respiration. Get it? अभी हम बात करते हैं anaerobic respiration। Anaerobic respiration occurs in unicellular organisms और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट पॉइंट, इट occurs in unicellular organism, unicellular organisms like bacteria, unicellular organisms, bacteria, fungi, etc. दूसरा पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इट कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। इसका मतलब इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली
glycolysis occurs in this process. Next point, end product of anaerobic respiration are CO2, carbon dioxide, and a small amount of energy. राइट स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब हम थोड़ा बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. इट अकर्स इनसाइड द सेल एंड इट इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होता है. फिर हम लोगों ने ब्रॉडली देखा कि इसमें मेन 3 इवेंट्स होते हैं, जहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है. ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देयर इज अ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी, सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी is stored in the form of ATP, and large part of that released energy escape in the form of heat energy. Right students? साथ में जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसको कोई एप्रोप्रिएट एक्सेप्टर पिक करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी. यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पिक करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो वाटर फॉर्म करता है, जो कि एंड प्रोडक्ट हो जाता है रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन. अभी हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की. अभी हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन, क्या चीजें हो रही हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में. दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो ये बात भी बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा. सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में. पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है और दूसरा स्टेप क्रैब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते. पहला स्टेप हमेशा और हमेशा ग्लाइकोलिसिस ही होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड इन ग्लाइकोलिसिस. Glycolysis is also known as EMP pathway. ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्लाइकोलिसिस स्टेप को जिन्होंने डिस्क्राइब किया वो थे एम्बिडेन मेयर ऑफ एंड पैरेंट्स. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया. दैट्स व्हाई इन ऑनर टू देम इट इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे. दूसरी याद रखने वाली बात यह है इस एरोबिक रेस्पिरेशन की, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस occurs
in cytoplasm, occurs in cytoplasm. अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, तो वो तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हो क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज है, दैट इज C6 ग्लूकोज, this glucose enter into the cytoplasm of the cell in the form of glucose phosphate. Glucose phosphate. ये ग्लूकोज एक सेल के अंदर इंटर करता है in the form of glucose phosphate. Then it converted into glucose diphosphate. This glucose diphosphate again form two molecules of phosphoglycerate. Phosphoglycerate के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो मैंने कहा कि ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन और इट इज आल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट चेंजेस अकर्स इन दिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सेल के अंदर इंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट, then converted into glucose diphosphate. Then this glucose diphosphate form two molecules of phosphoglycerate. Then these phosphoglycerates are converted into pyruvic acid. That is CH3 COOH। ये भी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये भी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। So conversion of glucose into the pyruvic acid is called glycolysis. ये एक सरफेस इंफॉर्मेशन थी अबाउट द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, राइट स्टूडेंट्स। अब ये जब होता है, ये कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज द क्रैब्स साइकिल। अब हम बात करते हैं क्रैब्स साइकिल के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज द क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को और भी हम दूसरे नेम से जानते हैं, जैसे कि हम इसे साइक्लिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या हम इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, TCA साइकिल मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स,
It occurs where it occurs? It occurs in mitochondria, basically in the cristae of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, डबल वॉल्ड है, ओवल शेप है। इसकी जो इनर वॉल होती है उसमें बहुत सारे हमें इनफोल्ड दिखते हैं फिंगर लाइक, और उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी में ही एरोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल। क्योंकि इस क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट स्टूडेंट्स। अब इस क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, इससे पहले जो प्रोसेस हुआ है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वहां पे हमें मिला है पायरुविक एसिड, वहां पर हमें मिला है पायरुविक एसिड। Pyruvic acid. This pyruvic acid in the Krebs cycle converted into acetyl coenzyme A. ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए में बाय रिमूवल ऑफ one molecule of CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, समझ में आया? क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए में, और फॉर्म ये पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो रिमूव होता है यहां से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन इट जॉइन विथ द oxaloacetate, then it join with the oxaloacetate. ये एसिटल कोएंजाइम ए एक 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, और फिर ये फॉर्म करता है साइट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। So the first product formed in this process, citric acid, that's why it is known as the citric acid cycle, right students? Then this citric acid enter into the Krebs cycle. फिर ये citric acid उस साइकिल में प्रोसेस होना स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रेब्स साइकिल तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये भी एक सरफेस इंफॉर्मेशन ही थी, तो इतनी चीज आपके क्लास की 10th के लिए सफिशिएंट है। आप इनको ऐसे याद कर लीजिए, ये चीजें समझ में आएंगी, और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट स्टूडेंट? तो इस तरह से हमारा ये क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के एंड में हमें जो मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी और 686 किलो कैलोरी एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। तो ये बातें हो गई हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस की। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोगों ने किया था अभी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एक ही स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन occurs in the absence of oxygen and food or the food substances or the any other organic compound incompletely oxidized, and due to this there is a very small amount of energy released. And which type of product are formed in this anaerobic reaction? In which animal or plant it occurs on this basis, it is further classified. Anaerobic respiration, also known as fermentation, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। फूड सब्सटेंसेस इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देयर इज अ रिलीज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दिस रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट्स और एनिमल्स। ऑन दिस बेसिस different types of products are formed at their end. That's why there are two types of fermentation, that is alcoholic fermentation, alcoholic fermentation, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन occurs in plants. For example, yeast। होता क्या है यहां पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में? C6H12O6 breaks down in the absence of oxygen to form alcohol, that is C3H6O3 plus CO2। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है एल्कोहल, दैट इज इसे हम इथाइल एल्कोहल या फिर हम इसे इथेनॉल भी कहते हैं। और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP एनर्जी इज रिलीज। लेकिन अगर ये किसी एनिमल टिश्यू में होता है, अगर ये किसी एनिमल टिश्यू में होता है, then it is known as lactic fermentation। तब हम इसे कहते हैं lactic fermentation। occurs in animal tissue। और वो भी ये ऑकेशनली होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, ऑकेशनली होता है। जैसे कि हमारी मसल सेल्स में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम जिम में वर्कआउट कर रहे हों या हम रनिंग ट्रैक पर रनिंग कर रहे हों, तो हमारी बॉडी की मसल्स
एक्टिवली इन्वॉल्व होती है उसमें। हमारी बॉडी, फॉर एग्जांपल आप बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका बाइसेप और ट्राइसेप की ये जो मसल्स हैं ये उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो वर्क कर रही है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये देखते हैं कि आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, चाहे आप जॉगिंग ट्रैक पे हो या कोई दूसरा हैवी वर्क कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो गया क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं जिन्हें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हुआ क्या कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी मिली नहीं, तो उस केस में फूड सब्सटेंस को ऑक्सीजन के बगैर ही ब्रेक किया गया। इट मींस कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक किया गया होता तो 38 एटीपी एनर्जी मिलती, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी फूड को ब्रेक कर दो, कम से कम 2 एटीपी तो मिलेगी। तो ऑकेशनली एनिमल्स की मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट इट इज स्पेसिफिकली नोन एज लैक्टिक फर्मेंटेशन। इक्वेशन की अगर हम बात करें तो C6H12O6 breaks down in the absence of oxygen to form 2C2H5OH plus CO2 plus 2 ATP only. This is known as the lactic acid. Right, students? तो ये है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि दो तरह का होगा, एल्कोहलिक होगा या लैक्टिक फर्मेंटेशन होगा। अभी हम इस रेस्पिरेशन के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ respiration. Factors affecting the rate of respiration. First of all, the rate of respiration directly influenced by the availability of oxygen. लिख दे रहा हूं इन बातों को। The rate of respiration directly influenced by availability of oxygen। ठीक है सर, ऑक्सीजन किस अमाउंट में प्रेजेंट है इस बेसिस पे भी आपके रेस्पिरेशन का रेट इन्फ्लुएंस होता है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल होगा। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है तो आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट हमें जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, इफ यू गो टू हायर एल्टीट्यूड, if you go to higher altitude,
to higher altitude, the rate of respiration increases. This point also belongs to the first point. अगर हम किसी हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होंगे ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट आई मींस टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है, उस केस में आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट एनर्जी भी फॉर्म होगी। वो हीट एनर्जी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेगी। बट फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन and oxygen supply will continue if we increase the rate of respiration. It means temperature also influence the rate of respiration. Temperature also influence the rate of respiration. राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वन मोर पॉइंट इज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो influence rate of respiration. Metabolic rate, first of all what is metabolism? सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर आपके सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी हाइयर है तो आपका रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट क्या होगा, हाइयर होगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कोई काम हो रहा हो या कोई ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा हो या कोई टिश्यू काम कर रहा हो या कोई ऑर्गन ही काम क्यों ना कर रहा हो, सभी केसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और अब तक आज के इस वीडियो में हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि बॉडी में कोई भी काम हो रहा हो, इट रिक्वायर्ड एनर्जी, और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन। सो होपफुली नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आपको ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही, राइट। वन मोर थिंग विच अफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एज। एज ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे आपने पढ़ रखा होगा या आपको किसी ने बताया होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट होता है, तो उनमें रेस्पिरेशन का रेट हाइयर होगा। बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं और फिर हम अपने एजिंग में पहुंचते हैं, एजिंग फेज में पहुंचते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी स्लो हो जाती है। अब स्लो हो गई तो क्या हुआ कि एनर्जी का जो कंजप्शन था वो भी कम हो गया। एनर्जी का कंजप्शन कम हो गया तो ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हो गई। ऑक्सीजन की डिमांड रिड्यूस हो गई तो फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो डिक्रीजेस। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे ये सारी चीजें आपको बता देनी चाहिए। आप सबके पास ये वीडियो है, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए। मेरा मन कर रहा है मैं आपको एक बार और बता दूं।
मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में सबसे पहले व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन is a process of breaking down of food substances or organic compound to release energy। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में शुरू में ही पढ़ लिया वो है केमिकल इक्वेशन, दैट इज C6H12O6 plus 6CO2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP एनर्जी। फिर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर ओवरऑल हम देखें कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है तो हमें ये देखने को मिलता है, मैंने बताया कि इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 इवेंट्स। पहला इवेंट जो है उसको हमने एक नाम दिया और कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द फूड, फ्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फूड से या फ्यूल से अगर हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है और वो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोजन वहां से अलग कर लिया गया उसको कोई एप्रोप्रिएट एक्सेप्टर पिक करेगा। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो पिक करता है उसे वो ऑक्सीजन है और फॉर्म करता है वाटर। During this process, the released energy are conserved in the form of ATP, few part of it. फिर हम लोगों ने पढ़ा what are the differences in between aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में हम लोगों ने कुछ बात किया कि एरोबिक रेस्पायरेशन occurs only in the presence of oxygen. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डी एरोबिक रेस्पायरेशन होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस होगा, दूसरा स्टेप हमेशा क्रेब्स साइकिल होगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई। एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात हम लोगों ने किया था। It occurs or it does not require oxygen. It occurs only in the cytoplasm. Only glycolysis occurs in this anaerobic respiration. End products are the carbon dioxide and energy. यही 2 चीज हमें मिलती है anaerobic respiration। फिर हम लोगों ने बात किया एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमने देखा कि ग्लूकोज इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज फॉस्फेट, देन इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज डाइफॉस्फेट। ग्लूकोज डाइफॉस्फेट फॉर्म 2 molecules of phosphoglycerate. Each phosphoglycerate converted into the 1 molecules of pyruvic acid, that is CH3COCOOH। समझ में आ रहा होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इज कंसीडर्ड एज ग्लाइकोलिसिस व्हिच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्टार्ट होगा क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ है it is converted into acetyl coenzyme A by removal of 1 molecules of carbon dioxide. This acetyl coenzyme A 2 carbon atom containing compound. It add or react with the oxaloacetate which is a 4 carbon atom containing compound. These two react in the presence of enzyme to form 6 carbon atom containing compound that is known as the citric acid. Then this citric acid start to moving in the citric acid side, right students? फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रेस्पायरेशन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो these are the factors which influence the rate of respiration.
तो होपफुली मैंने आज जो चीजें आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।